हेलो दोस्तों, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हमने एक नई शुरुआत की है कि क्लास 10वीं के अंदर प्रत्येक टॉपिक का एक एक करके आपके सामने शॉर्ट नोट्स जो 1-2 पेज का होंगे उसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब एक एग्जाम पूरा होता है और दूसरा एग्जाम के बीच में हमें 2-3 दिन मिलते हैं और उस 2-3 दिन के अंदर यदि हम पूरी किताब पढ़ना चाहें तो संभव नहीं है। इस स्थिति के अंदर आपको ये जो शॉर्ट नोट्स हम लिखवा रहे हैं वह पढ़ के चले जाना, आप अपने एग्जाम के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाओगे दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इसके अंदर दोस्तों क्लास 10वीं के अंदर 3 तरह के सवाल बनते हैं। वो 3 तरह के सवाल कैसे बनते हैं उसकी हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पाठ को हम 3 भागों में बांटेंगे और 3 भागों में बांट करके हम अध्ययन करेंगे। वो 3 भाग कौन कौन से हैं उसको हम सबसे पहले आपके सामने समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहला कि हम कैसे पहचाने रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है ना, हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस कोई भी आपको रिएक्शन दे रखी है वो रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं, यानी कौन कौन सी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है, हम कैसे मालूम करेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, यानी इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे, ये पहले नंबर पे बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किस प्रकार से करेंगे, और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखना एवं समीकरण को संतुलित करना। पहले टाइप का आपके सवाल आ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किसके द्वारा कर सकते हो, ऐसा क्या परिवर्तन देखते हो कि आप कहोगी कि रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरे तरह का सवाल यहां से बढ़ सकता है कि आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखना दे दिया जाए या फिर रासायनिक अभिक्रिया दे रखी हो और उसको आपको क्या करना हो, संतुलित करना हो, तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे। तीसरे नंबर पे दोस्तों यह सवाल आ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आज तक बोर्ड एग्जाम के अंदर इन 2 टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं कि रासायनिक अभिकरण को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और दूसरा आपको कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दे रखी हो और पूछा जाए कि ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की है, उनके उदाहरण आपको एक एक करके समझाने की पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और उससे हमें नए वीडियो लाने के लिए उत्सुक होते हैं और नए वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाता है। रही बात सर
हर साल इनमें से सवाल आते हैं, इसको भी हमें समझना होता है। लेकिन अगला एक टाइप मैं गिफ्ट के रूप में पढ़ाना चाहूंगा कि कभी कभी सवाल इस तरह से भी पूछ सकते हैं, और वह कौन कि रासायनिक अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग, यानी रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग, यानी रासायनिक अभिक्रिया का क्या उपयोग है। चार तरह से आपको पाठ को याद करके जाना है और इसी में से सवाल आएंगे। ऑब्जेक्टिव किस प्रकार के सवाल बढ़ेंगे और बड़े अंकों के सवाल भी किस तरह से बढ़ेंगे, इसका हम एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इस पाठ को यदि हम अच्छी तरह से समझ लें तो बहुत आसान होगा। हम बात करते हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। किस प्रकार से हम कहेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया होने को चेक करने के लिए हमें चार बातों पर ध्यान रखना चाहिए। वह कौन सी चार बातें हैं जिसको देख करके हम ये बता दें कि इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सबसे पहले गैस का निष्कासन, यानी जो अभिक्रिया हुई है उसमें से गैस निष्कासित हुई या नहीं हुई, उनकी पहचान करना। अवस्था के अंदर परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, यानी जो भी आपको रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है उसमें ये देखना है कि जो कंपाउंड दे रखा है उस कंपाउंड के अवस्था में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, तापमान में परिवर्तन। तीसरे नंबर पे हम ये ध्यान रखेंगे कि जो तापमान आसपास का है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ। पहले गैस का निष्कासन, दूसरा अवस्था में परिवर्तन, तीसरा तापमान में परिवर्तन। रंग के अंदर परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। दोस्तों, इन चार बातों को देख करके हमें ये मालूम हो जाता है कि इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई। गैस का निष्कासन हुआ हो तो उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होगी। अवस्था में कुछ परिवर्तन हुआ हो तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। तापमान के अंदर कुछ परिवर्तन हुआ हो तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। और रंग के अंदर कुछ परिवर्तन हुआ हो तो उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होगी। यानी आपको जब कोई कंपाउंड दे रखा है, उन कंपाउंड की जब केमिकल रिएक्शन होती है और उसके बाद में जब कंपाउंड बनते हैं तो आपको ये देखना होता है कि इस चारों में से इसके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है तो वह रासायनिक अभिक्रिया हुई है, और इसमें से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। रही बात दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने के लिए चार मूल बिंदु है। लेकिन होता यह है कि सर हम घर याद रखते हैं, लेकिन जब स्कूल के अंदर जाते हैं या बोर्ड एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो ये परिवर्तन हम याद नहीं रहते। हम भूल जाते हैं कि गैस का निष्कासन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, या रंग या कलर के अंदर कोई चेंजेस होता है। किस प्रकार से इसको याद करें कि हम लंबे समय से याद रख पाए। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है जिसको आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यहाँ गैस से हम लेंगे जी, गैस, ठीक, और अवस्था से हम लेंगे स्टेट H, तापमान से लेंगे T, और रंग के अंदर आपको पता है कलर C, यानी गुजरात STC, गुजरात STC। इस शॉर्ट से हम देखेंगे कि अवस्था, ये गैस के अंदर परिवर्तन, स्टेट के अंदर परिवर्तन, टेम्परेचर में परिवर्तन और कलर में चेंजेस, ये चार यदि अवस्था चार परिवर्तन हो तो दोस्तों आप कंपाउंड के अंदर चार परिवर्तन के होने के बाद में आपको कहना है कि इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, अन्यथा इसमें किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है।
एक उदाहरण देके आपके समझाने के लिए प्रयत्न करूंगा कि दोस्तों एक हम बीकर लेते हैं छोटा सा, और बीकर के अंदर हम यहाँ पर जिंक के टुकड़े डाल देते हैं। दोस्तों जिंक के टुकड़े डाल देते हैं। जिंक के टुकड़े डाल दिए। इसके अंदर यहां से हम डालेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक Zn होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल H2HO4, ये इसका रासायनिक सूत्र है। H2SO4 जब डालेंगे तो यहां पर आपको गैस निकलेगी। किसका निष्कासन होगा? गैस का निष्कासन होगा। और गैस को देखकर आप कहोगे कि जिंक के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला तो जिंक और H2SO4 दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया होती है। दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में गैस का निष्कासन होता है, और गैस आप देखते ही पहचान जाओगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सवाल में कभी कभी ये पूछा जाता है कि जब जिंक की अभिक्रिया H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाती है तो जो गैस का उत्पादन होता है वो गैस कौन सी होती है? तो हम बात करेंगे इसकी, हम अभिक्रिया कैसे लिखेंगे। अभिकारक पहले लिखेंगे जिंक और H2SO4, इस दोनों के बीच में हमने क्या करवाया? रासायनिक अभिक्रिया करवाई। अब रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में जो उत्पाद बढ़ते हैं उसके बीच में हम तीर का निशान दर्शाते हैं, और तीर के दूसरे तरफ लिखते हैं कंपाउंड, जो प्रोडक्ट उत्पन्न हुआ उसको। तो यहाँ जो उत्पाद बढ़ेगा वो जिंक सल्फेट प्लस H2Na, जिंक सल्फेट उत्पाद प्राप्त हुआ और H2S गैस का निष्कासन हुआ। अतः हमें ये मालूम चल जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया इस दोनों के बीच में हुई है। तो हमने कहा कि या तो गैस का निष्कासन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, तापमान में परिवर्तन हो जाए, या फिर कलर के अंदर कोई चेंजेस हो जाए, तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसको हम प्रयोग करके आपके सामने प्रस्तुत किया कि जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। अतः इन दोनों के बीच में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यहाँ से इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या पूछा जा सकता है कि जिंक की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाने पर किस गैस का निष्कासन होता है? ऑप्शन होता है वहां पर ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, सल्फ्यूरिक गैस का, या फिर दूसरी गैस आपको दे सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। इन चारों में से आपको उत्तर ढूंढ के लिखना होता है। तो हम जैसे जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं तो यहाँ से जो H2 है वो बाहर हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है और जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण लिखना और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। दोस्तों इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखेंगे और रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करेंगे। इसको दो तरह से हम सारणी बना के आगे आपको समझाने की पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों ये इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे बात करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे टाइप नंबर 2 की रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण को लिखना, रासायनिक समीकरण किस तरह से हम लिखते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। अब होता क्या है, सभी को मालूम है कि जो ये बोल्ट है, एक लाइन खींच दूं मैं,
जैसे ये कोई डैश डैश करके हमने लाइन खींच दी, ये वाला भाग दाया भाग है, ये वाला दाया भाग है और ये वाला बाया भाग है। यानी रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए हमें 3 बिंदु पर ध्यान रखना चाहिए। पहले क्या, अभिकार को तथा उत्पाद के बीच तीर का चिन्ह, अभिकार को एवं उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह लगाना होता है। या उत्पाद है तो इस यहां पर अभिकारक है तो अभिकारक को हम लिखेंगे बाई तरफ, इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तथा उत्पादों को दाईं तरफ राइट हैंड साइड। अब आपको कभी कभी कंफ्यूज में होते होंगे कि सर बाई तरफ कौन सा है, दाईं तरफ कौन सा है, लेकिन आपको ये याद रखना कि अल्फाबेट में एल पहले आता है और आर बाद में आता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये आसानी से आप इंग्लिश में याद कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि अभिकार को तथा उत्पादों के बीच प्लस का चिन्ह, यानी 2 से अधिक आपको अभिकार दे रखे हैं तो उनके बीच में प्लस लगाना, 2 से अधिक उत्पाद दे रखे हैं तो उसके बीच में भी प्लस जरूर लगाना है। ये मूल बातें हैं, 3 बातें, इसको आपको ध्यान अति आवश्यक रखना है। लेकिन आगे आपको चौथा पॉइंट भी याद रखना है कि अभिकारक तथा उत्पाद के नीचे उसकी अवस्था को दर्शाना। यानी ये कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था है तो आप एस लिखोगे, द्रव अवस्था है एल लिखोगे, गैस अवस्था है तो जी लिखोगे, जलीय अवस्था है तो एक्वस लिखोगे। ये ध्यान रखना, सॉलिड है तो एस, लिक्विड है तो एल, गैस है तो जी और जलीय है तो एक्वस। ये 4 आपको स्मॉल कोष्ठक के अंदर लिखने हैं कि कौन सी इसकी अवस्था है। 5वें नंबर पे आपको ये ध्यान रखना है कि उत्पाद के अंदर यदि गैस का निष्कासन हो तो ऊपर तीर का निशान लगाना होता है, यानी तो चिन्ह लगाना।
इस 5 बातों को आपको यदि ध्यान में रहे तो आप आसानी से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया लिखने से पहले आपको क्या करना है, अभिकारक और उत्पाद, रिजेंट अभिकारकों को कहते हैं इसमें रिजेंट आर, और उत्पाद को कहते हैं पी, प्रोडक्ट। और उसके बीच में आपको क्या लिखना है, तीर का निशान लिखना है। कैसे, वो देखिए। ये आर, मानो ए और बी दो अभिकारक हैं, ए बी दो अभिकारक है, और उत्पाद बनाते हैं सी और डी। रिजेंट प्रोडक्ट के बीच में क्या करना है, तीर का निशान होना। ये दोनों अभिकारक है, और ये दोनों उत्पाद है। अभिकारक उत्पाद के बीच में क्या करना है, तीर का निशान लगाना है। ए बी दोनों अभिकारक है, सी और डी दोनों उत्पाद है, और इन दोनों के बीच में क्या करना है, तीर का निशान लगाना है। अभिकारकों को बाईं तरफ और उत्पादों को दाईं तरफ। याद कैसे रखें, पहले एल आता है, बाद में आर आता है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। उसके बाद में हम याद रखना, अभिकारक और उत्पादों के बीच में क्या करना है, प्लस का चिन्ह है। दो से ज्यादा अभिकारक है तो इन दोनों के बीच में क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना है। उत्पाद दो से ज्यादा है या दो है, यानी दो या दो से ज्यादा हो तो उसके बीच में क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना है। आगे हमने लिखा कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में उसकी अवस्था को दर्शाना। अवस्था को कैसे दर्शाओगे दोस्तों, कि ये दो अभिकारक हैं और उत्पाद है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये दो सॉलिड अवस्था के अंदर है तो ये सॉलिड लिख देंगे, एस लिखेंगे। यदि ये उत्पाद द्रव अवस्था में है तो एल लिख देंगे। ये गैस अवस्था के अंदर है तो जी लिखेंगे, और यहाँ पर तीर का निशान लगाएंगे कि गैस का क्या हो गया है, निष्कासन। तो अभिकारकों के बीच में क्या करना आपको, अभिकारकों या उत्पादों के नीचे उसकी अवस्था को दर्शाना होता है कि कौन सी अवस्था के अंदर ये है। उसके बाद में उत्पाद में यदि उत्पाद के अंदर यदि गैस का निष्कासन हो तो आपको कौन सा चिन्ह लगाना है, ऊपर की ओर गैस निष्कासित होने के लिए ऊपर की ओर तीर आपको यहाँ पर दर्शाना। ये आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखने के तरीके हैं। बात समझ में आ गई। अभिकारक उत्पाद दोनों के बीच में तीर का चिन्ह लगाएंगे। अभिकारकों को बाईं तरफ और उत्पादों को दाईं तरफ, और अभिकारक उत्पादों के बीच में यदि दो या दो से ज्यादा अभिकारक और उत्पाद हो तो आपको क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना है। और उसकी जो अवस्था कौन सी है उसके नीचे कोष्ठक के अंदर दर्शाएंगे, और यदि गैस का निष्कासन हुआ हो तो उसके पास में हम तीर का निशान लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ गैस का निष्कासन हुआ है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए 5 बिंदु को आपको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। हम बात करेंगे आगे कि एक समीकरण लेके इस ऐसा भी होता है, जैसे ये मैग्नीशियम है जो कि सॉलिड अवस्था के अंदर है, ऑक्सीजन है जो कि गैस अवस्था के अंदर है, दोनों के साथ में रिएक्शन होता है, और यहाँ पर उत्पाद होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में होता है, और यहाँ पर जो गैस उत्पादित होती है वो ऑक्सीजन गैस उत्पादित होती है। अब दोस्तों जैसे हमने रासायनिक समीकरण लिखा तो हमें पता होना चाहिए ये दो अभिकारक है और ये उत्पाद है। अभिकारकों के नीचे अवस्था हमने लिख दी है, ये गैस अवस्था है,
अभिकार मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में O2 यानी ऑक्सीजन गैस का निष्कासन होता है। अब यह अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, इसको आपको ध्यान देना है। अभिकारकों की संख्या उत्पादों की संख्या बराबर होनी चाहिए। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है। ये ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, यहाँ पर 2 है, तो ऑक्सीजन का 1 अणु ये है और ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 1 अणु ये है, 2 अणु है। यानी उत्पाद और अभिकारकों में अणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण क्या है, संतुलित है। संतुलित समीकरण है। यदि आपको समीकरण सीधा दे रखा हो और फिर आपको संतुलित करने के लिए दिया जाए तो हम आगे बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करने के लिए क्या क्या स्टेप होते हैं, उनको हम एक एक करके समझेंगे। लेकिन दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई तो हम याद करेंगे गुजरात एसटीसी वाला ट्रिक से। आगे रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखते हैं या रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, ये हमने 5 स्टेप बता दिए। सबसे पहले क्या करना है, अभिकारक और उत्पाद दोनों के बीच में तीर का चिन्ह लगाना है। 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक या उत्पाद हो तो उसके बीच में हम क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना है। उसके नीचे हमें गैस, द्रव या जो भी अवस्था है हम दर्शाएंगे, और यदि गैस का निष्कासन हो रहा है तो हम ऊपर की तरफ तीर का निशान लगाएंगे। यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों बात करेंगे हम टाइप नंबर 3 के बारे में। तीसरा टाइप आपके पास में है, पहला हमने पढ़ा कि हमें कैसे पता करें कि कोई रासायनिक अभिक्रिया या कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद में हम पढ़ा कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, और उसके बाद में हम तीसरा टाइप पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कैसे करते हैं हम रासायनिक समीकरण को संतुलित? दोस्तों या तो आपको रासायनिक समीकरण बनाकर दे रखा हो और असंतुलित है, यौगिक के अंदर परमाणु की संख्या बराबर अभिकारक और उत्पाद में नहीं हो, या फिर आपको हिंदी के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम देकर दिया हो और उसको केमिकल फॉर्मूला लिख करके फिर आपको क्या करना होता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित। इसको हम किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान बात यह रखनी है कि सबसे पहला आपका काम होगा, जो समीकरण दे रखा है उस समीकरण के अंदर कोष्टक बनाना, यानी जो मूल फॉर्मूला है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उस पर उसके चारों ओर कोष्टक बनाना। दूसरा काम आपको करना होता है सूची बनाना। सूची किसकी बनाओगे, तत्वों के, परमाणुओं के की संख्या की। यानी आपको पहले कोष्टक बनाना है, उसके बाद में सूची बनाना है किसकी, तत्वों के, परमाणुओं की संख्या की। एक सारणी बनानी है कि क्रियाकारक के अंदर कितने परमाणु हैं और उत्पाद के अंदर कितने परमाणु हैं। तीसरा
उस यौगिक को सबसे पहले संतुलित करना है। उस यौगिक को सबसे पहले संतुलित करना है जिसमें परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक हो। उस यौगिक को सबसे पहले संतुलित करना है जिसमें परमाणु की संख्या क्या हो, सबसे ज्यादा हो। चौथे नंबर पे आपको ध्यान रखना है शेष परमाणुओं को संतुलित करना। जो जो परमाणु शेष हैं जिसकी संख्या कम है उसको हम क्या करेंगे, बाद में संतुलित करेंगे। पांचवें नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि आपको देखना है कि समीकरण के अंदर अभिकारक और उत्पाद के अंदर जब ये परमाणु की संख्या संतुलित हो जाए उसके बाद में पांचवें नंबर पे आपको ये बात करनी है कि उस समीकरण में यौगिकों की अवस्था को दर्शाना, यानी संतुलित समीकरण हो जाए तो उसके बाद में उस समीकरण में क्या करना है, यौगिकों की अवस्था को दर्शाना। तो हमारा जो समीकरण है वो सार्थक ऐसे ही माना जाता है। इसको हम एक उदाहरण से करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये चारों या पांचों बिंदु समझ में आ जाए कि सर कोष्ठक कैसे बनाते हैं, सूची कैसे बनाते हैं, और उस परमाणु जिसमें परमाणु की संख्या ज्यादा हो उस यौगिक को सबसे पहले संतुलित कैसे करते हैं, शेष परमाणु को संतुलित कैसे करते हैं, और उस यौगिक की अवस्था को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं। इसको हम एक उदाहरण देकर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण हमने लिया कि आयरन जल से अभिक्रिया करता है और फेरस ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और साथ में H2S गैस का निष्कासन होता है। देखते हैं कि यहाँ आयरन की संख्या 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 4 है, आयरन यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है। तो इसको हम संतुलित किस प्रकार से करेंगे कि हमारा समीकरण संतुलित हो जाए। जैसे एग्जाम के अंदर ऐसा समीकरण आपको दिया होगा और कहा जाता है कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्ठक बनाते हैं। मतलब जो भी आपको दिया गया है उसको कोष्ठक के अंदर रख दो, क्योंकि इसका जो रासायनिक समीकरण है इसके मूल ढांचे को बदलना नहीं है हमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्ठक बना देते ताकि इसके मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। ये कोष्ठक बना दिया, इसके मूल ढांचे में कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। सूची बढ़ाना किसकी, तत्वों के परमाणुओं की संख्या की। सूची किस प्रकार से बनाते हैं वो देखते हैं दोस्तों। आपको यहां लिखेंगे अभिकारक, उत्पाद, और यहां लिखेंगे तत्वों के परमाणु। कौन सा तत्व, उसके परमाणु। हम सबसे पहले बात करेंगे आयरन की।
उसके बाद बात करेंगे हाइड्रोजन की, उसके बाद में हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। एंड कौन कौन सा तत्व लिखेंगे, यहां आप लिख लो तत्व। कौन सा तत्व, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अभिकारक में आयरन की संख्या कितनी है, 1। उत्पाद के अंदर आयरन की संख्या है 3। यहां अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या है 2। उत्पाद के अंदर हाइड्रोजन की संख्या 2। ऑक्सीजन की यहां संख्या 1 और यहां पर ऑक्सीजन की जो संख्या है वो है 4। 2 काम हमने कर लिया। पहला काम कोष्टक बना दिया, दूसरा काम हमने सारणी बना दी, किसके, तत्वों के परमाणुओं की संख्या की हमने कर दी सारणी बना दी। अब तीसरा बात क्या है, उस यौगिक को सबसे पहले संतुलित करते हैं जिसमें परमाणु की संख्या क्या हो, सर्वाधिक। एक ये यौगिक है, ये यौगिक है, ये यौगिक है, ये यौगिक है, लेकिन इसमें परमाणु की संख्या सर्वाधिक है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है और आयरन कितने हैं, 3 परमाणु है, तो ऑक्सीजन की संख्या इसमें भी ज्यादा है। तो इस यौगिक को हम सबसे पहले संतुलित करेंगे और उसमें भी किसको संतुलित करेंगे, जिसकी परमाणु की संख्या क्या हो, ज्यादा। यहाँ किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। इसको हम संतुलित कैसे करेंगे वो देखें। जैसे आयरन प्लस जल H2O, तीर का निशान, उत्पाद में है फेरस ऑक्साइड प्लस H2। अब यहां कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है, तो यहां किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे ताकि यहां बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जहां 4 है यहां 1 है, तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसको उत्पाद में 4 ऑक्सीजन के परमाणु है, इसको भी हम 4 करना है, तो 4 से हम 1 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो यहां भी कारक में भी क्या हो गया, 4 हो गया। जैसे हमने इसको 4 से गुणा किया तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8 हो गए और ऑक्सीजन 4, और यहां पर ऑक्सीजन 4, यानी ये हो जाएंगे हमारे पास में कि हाइड्रोजन की संख्या 8 हो जाएगी। अब यहाँ हाइड्रोजन की संख्या बदल जाएगी और कितनी हो जाएगी, नहीं 8 हो जाएगी। क्यों, तो जैसे हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया, 4 से गुणा किया, 4 से इससे पूरे कोष्ठक से गुणा होगा, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो हमें अब क्या करना है, हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करना है। हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित कब करेंगे, इसको भी हमें 8 बनाना होगा। 8 किससे गुणा करेंगे, 8 बन जाए, तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8। यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो दूसरा हम काम क्या करेंगे कि इसका गुणा हम करेंगे 4 से, ये 4 से गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर दिया, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 8 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी कितने होंगे, 8 और 8 हो गए। ऑक्सीजन संतुलित हो गया, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब हमारी बारी है आयरन की। आयरन यहाँ कितना है, 3 है और यहाँ कितना है, 1 है। किससे गुणा करें कि दोनों के अंदर 3-3 हो जाए, तो हमें 3 से गुणा करना है ताकि यहाँ भी 3, यहाँ भी 3।